हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी अबाउट यूनिट सेल सिंपल, जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसका हमने एनालिसिस किया था। और उसके बाद हमने बात की थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके बारे में हमने बात की थी। एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सिंपल के लिए अगर हम बात करें, सिंपल जो यूनिट सेल है आपके, उसके लिए जेड की वैल्यू होती है 1। उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका, वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए इक्वल टू 2r, ए और आर के बीच में रिलेशन होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी हमने देखी थी, पैकिंग एफिशिएंसी वो कितनी होती है आपके पास, 52.4% के आसपास। ठीक है, ये सिंपल के लिए हमने देखा था। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। ए रिलेशन ए इक्वल टू कितना होता है, 4/√2 आर के आसपास, 4/√2 या √3, √3 होता है, 4/√3 आर। ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, 2.3 आर के आसपास होता है। ठीक है। और लास्ट में पैकिंग एफिशिएंसी हमने देखी थी, वो कितनी होती है, अराउंड 68%। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। एज ए समरी के फॉर्म में आपको इसको लिख लेना है। ठीक है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर हम स्टार्ट करते हैं थर्ड, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड है आपका, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम बोलते हैं एफसीसी। बॉडी सेंटर को हम बोलते हैं बीसीसी। ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बहुत बनाने पड़ते हैं इस चैप्टर में, और डायग्राम से ही क्या होता है, समझ में आता है। ठीक है। तो डायग्राम बनाने में हिचकिचाना मत, डायग्राम जितने भी बनाने हो बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेस सेंटर की अगर हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल में, तो सबसे पहले एटम्स आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर्स पर। उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके फेस के सेंटर पर। जैसे ये है 1 2, इसके जस्ट नीचे वाला एक और रहेगा, सेकंड इसके सर सामने वाला, फोर्थ एक पीछे रहेगा, तो एक इसके आगे, एक बैक में, एक फ्रंट में। टोटल 6 फेसेस रहेंगी और 6 आपके पास एटम्स रहेंगे। क्लियर है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट किसके लिए, अबाउट जेड के बारे में। तो जेड कितने होंगे, 8 कॉर्नर एटम, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 प्लस फेस सेंटर पे हैं कितने, 6, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। फेस सेंटर पर होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, हाफ। तो ये होगा 6/2, 3 + 1, तो जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 4। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर हम बात करें, तो जो नियरेस्ट एटम होगा उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ठीक है ना। देखिए, फेस सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो नियरेस्ट एटम होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे फेस सेंटर है आपके पास यहाँ पर, इसके नियरेस्ट एटम हम बात करते हैं कितने होंगे, काउंट करने पे। ठीक है। तो एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 4 तो ये होंगे, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भाई, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल डिस्टेंस होती है आपके √2a। तो ये जो डिस्टेंस है हाफ, वो कितनी होगी, √2a/2, कितना होगा, a/√2 हो जाएगा, a/√2।
क्लियर है। टोटल कितनी होती है आपके पास, √2 है, तो √2a डिवाइड बाई 2, √2a डिवाइड बाई 2, तो a बाई √2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हो गए फेस के लिए रिगार्डिंग 1 2 3 और 4। ऐसे सेम अगर हम बात करें ये जो क्यूब बना हुआ इसके फेस पर, ये फेस है 1, ये 2, ये फेस, और ये आगे वाला, ये वाला फेस फ्रंट वाला। एक तो क्या रहेगा आपका फ्रंट वाला रहेगा और एक आपके रहेगा पीछे वाला बैक वाला। ठीक है, और दो आपके ये रहेंगे जो है इसी। क्लियर है। तो ये वाला जो फेस सेंटर एटम होगा ये 1 2 3 4 इन चारों को भी घेर के रखेगा, मतलब इसके आसपास रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस देखिए, अगर हम मेजर करें यहाँ से, ये डिस्टेंस कितनी है, a बाई √2, a बाई √2। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी है, फुल कितनी है, √2 है, क्योंकि ये भी क्या है आपका फेस डायगोनल है। हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, a बाई √2, ये भी a बाई √2, ये भी a बाई √2। तो ये जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में वो भी कितनी होगी आपकी, a बाई √2 होगी, क्योंकि a बाई √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस a बाई √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका रूट लेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी वापस से a बाई √2। तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास, a बाई √2। तो जिस तरीके से ये वाली डिस्टेंस आएगी सेम उसी तरीके से ये वाली भी डिस्टेंस आएगी, ये वाली भी आएगी और ये वाली भी आएगी। क्लियर है, सेम इसी तरीके से। तो 4 तो ये हो गए आपके फेस पर, 4 हो गए ये आपके बॉटम वाले क्यूब पर। सेम इसी तरीके से 4 आपके ऊपर भी होंगे। पूरा डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं तो और भी ज़्यादा खराब डायग्राम आपको लगेगा। ठीक है, सीधा सिंपल बनाता हूँ। एक फेज यहाँ पर रहेगा आपका, एक फेस आपके इस तरफ रहेगा, एक यहाँ पीछे की तरफ रहेगा और एक आपके आगे यहाँ की तरफ रहेगा। तो ऊपर भी 4 फेस रहेंगे। ठीक है, 4 एटम चारों फेस के ऊपर। तो 4 तो ये, 4 ये वाले, 4 ये वाले, टोटल 8। ये जो एटम है, जो फर्स्ट नियरेस्ट एटम इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, then 9 10 11 12। इस तरह से आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा या फर्स्ट नियरेस्ट एटम वो कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है, आई होप थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा सा ख़राब डायग्राम बन चुका है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करना अपने हिसाब से। ठीक है ना, क्यूब बनाने की कोशिश करना पहले, फिर ये चारों डिस्टेंस हो गई। चाहो तो आप अलग अलग मार्कर पेन भी काम में ले सकते हो। तो चारों डिस्टेंस ये हो गई, ये सबसे नियरेस्ट तो यही एटम होंगे, इस वाले से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों तो ये हो गए, चारों नीचे फेस वाले होंगे, 2 पीछे, ये आगे वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। ठीक है, सेम इसी तरीके से 4 आपके ऊपर की तरफ रहेंगे एटम। तो टोटल 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12 हो गए। तो एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। पहली बात तो ये। थर्ड अगर हम बात करें इसमें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर अगर हम देखें, इस तरफ मैं बनाता हूँ, देखिए एक डायग्राम और बनाता हूँ। तो देखिए पहली बात तो ये कि फेस सेंटर के बीच में जब आपका एटम्स आ जाता है, ठीक है, तो ये जो कॉर्नर्स वाले एटम है, ये बीसीसी भी मैंने आपको बताया था कि बीसीसी में भी जब आपका सेंटर में एटम आ जाता है तब ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। सेम इसी तरीके से जब फेस के सेंटर पर भी आपका एटम आ जाता है तब भी ये आपके एटम्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। क्लियर है, लेकिन ये जो एटम है फेस वाला, ये इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वाले फेस पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कौन आपका इस तरफ रहेगा और ये एक आपका एक एटम इस तरफ रहेगा
और ये जो इसका फेस है, बीच में आपका एक सेंटर पे भी एक आपका एटम रहेगा, ठीक है। ये इसको भी टच करेगा। हो सकता है ये आपको नहीं समझ में आए, मतलब क्योंकि ये टच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाते हैं तो आपको फीलिंग आएगी। इस चैप्टर में फील लेना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आता है, ठीक है। आ जाएगा, इजी है, कोई टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। इस वाले हम इसकी बात कर रहे हैं, इस बॉडी डायगोनल की इस बॉडी डायगोनल के अगेंस्ट देख रहे हैं, ठीक है, मतलब फेस डायगोनल के अगेंस्ट। तो एक तो आपके पास ये एटम रहेगा, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका एक एटम ये रहेगा, क्लियर है। और दोनों के फेस में बीच में क्या रहेगा आपका, सेंटर पे, फेस सेंटर पर एक और एटम रहेगा जो इन दोनों को टच किए हुए रहेगा, क्लियर है। चलिए, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, ये कितनी होगी, √2a, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की जो फेस डायगोनल है उसकी डिस्टेंस कितनी है आपके पास, √2a। और ये किसके इक्वल होगी आपके, r, ये r, यहाँ पे भी r, ये भी r, 4r के इक्वल होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं √2a इक्वल टू 4r, या a इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2r, या फिर a इक्वल टू, √2 की वैल्यू होती है 1.4 के आसपास, ठीक है। तो 1.4 इंटू 2 करेंगे तो 2.8r के आसपास इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। आपको ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, कम ही याद रखनी, आपको ये वाली वैल्यू थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। a इक्वल टू 2√2r, क्लियर है। a और r के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है। तो ये है हुई किसके बारे में बात, फेस सेंटर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, तो आप ऐसा कीजिए, एक बार इसको बना लीजिए, फिर हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। यही मैं लिखता हूं, देखिए, पैकिंग, पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो पीएफ कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। जेड की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है, 1 एटम आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वो कितना होगा आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यूब होता है। देखिए, यहाँ पे तीनों जो लेंथ हमने ली है वो सेम लिए, ए और ए, इसलिए हमने ए क्यूब किया है। अगर मान लो ये तीनों लेंथ आपकी इक्वल नहीं होती, ए बी सी होती, तो वॉल्यूम हम क्या ले लेते, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। कभी ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना, क्लियर है। वॉल्यूम होता है ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू आपका हाइट, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, ए की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे 2√2r, इसका क्यूब। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा अराउंड 0.74 के आसपास। इसका मतलब आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, अराउंड 74% के आसपास। मतलब ये आपका सिंपल और बीसीसी दोनों से मोर कॉम्पैक्ट होगा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी उससे ज़्यादा है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे परसेंटेज वॉइड या फिर एम्प्टी स्पेस, वो कितना हो जाएगा आपके पास, 100 - 74, दैट इज अराउंड
26% के आसपास। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा इनको एक बार टाइम देके फोकस रख के इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा फोकस्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने नियरेस्ट नेबर्स के बारे में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके किसके बारे में, नियरेस्ट नेबर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नियरेस्ट नेबर्स के बारे में, नियरेस्ट नेबर्स के बारे में। तो देखिए फिर से वही डायग्राम बनाते हैं एक बार फिर से। चलिए क्लियर है? नियरेस्ट नेबर के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये एटम है, इसके अगेंस्ट हम बात करते हैं नियरेस्ट एटम कौन सा होगा। फर्स्ट नियरेस्ट एटम जो हमें पता है कौन सा होगा, क्योंकि FCC है, ये वाला होगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, √2a है। सॉरी √2a तो टोटल है, ये कितनी है आपके a/√2 है, ठीक है? तो हम लिख रहे थे टाइप ऑफ नेबर कौन सा था आपका, फर्स्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है? डिस्टेंस कितनी है, a/√2, और इनका नंबर्स कितना होगा। अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला ही था, कितना आया था, 1 2 3 4 4 8 और 4 ऊपर की तरफ 12, जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर नंबर था, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड के लिए। एक तो आपके पास ये वाला आइटम है, ये किस डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी आपकी a। क्लियर है? एक ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, √2a, और √2a कितना होता है आपके पास, 1.41a। ये है आपका a पर। और कोई एटम, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड मतलब हर फेस के ऊपर क्या रहेंगे, आपके एटम्स रहेंगे, ठीक है? तो इस फेस पर जो बॉटम वाला फेस है उस पर भी क्या रहेगा, आपका एक एटम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? इसकी और इसकी अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है आपके पास a, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है आपकी, a/√2, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, x मान लो, तो x का स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a²/2 दैट इज 3a²/2, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे वो कितना होगा, √3/2a। √3/2 कितना होगा, 3/2 होता है 1.5, तो 1.5 का रूट अराउंड आता है लगभग 1.2 के आसपास। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपके पास, √3/2a, जो किसके इक्वल होगी, अराउंड 1.2a के पास। तो अब 1 2 3 तीन एटम है, तो इसमें सबसे नियरेस्ट कौन सा है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो फर्स्ट जो नेबर होगा वो तो ये होगा, ये हमने देख ही लिया। सेकंड नियरेस्ट नेबर ये a डिस्टेंस पर है, ये 1.2a डिस्टेंस पर है, और ये वाला आपका 1.41 डिस्टेंस पे। तो सेकंड नियरेस्ट कौन सा होगा आपका, ये वाला सेकंड नियरेस्ट होगा, ठीक है? सेकंड नियरेस्ट एटम, सेकंड नियरेस्ट नेबर किस डिस्टेंस पर है, a, और इनका नंबर्स कितना होगा, 1
एक यहाँ पर रहेगा 2, एक यहाँ बॉटम पर रहेगा 3। सेम इसी तरीके से अगर ये राइट में है तो एक आपका लेफ्ट में भी रहेगा 4, बॉटम में है तो एक आपका टॉप में रहेगा 5, और एक आपका अगर बैक में है तो एक आपका फ्रंट में भी रहेगा 6। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी 6 आपके पास नंबर ऑफ, ये तो क्या है डिस्टेंस, ये है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, बात करते हैं थर्ड नियरेस्ट के बारे में। थर्ड नियरेस्ट एटम कौन सा है, ये ए पर है, थर्ड नियरेस्ट एटम होगा ये वाला। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे उसके बारे में हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। देखिए देखिए ये एटम और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, एक तो ये एटम रहेगा। ठीक है, ये है आपका बॉटम वाला फेस। टोटल 6 फेस हैं, 6 फेस पे एटम है। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें से एक तो ये वाला फेस हो गया, इसके ऊपर ये फेस पे ये रहेगा जो मैंने ग्रीन से बनाता हूँ। देखिए जो टॉप वाला है पहला फेस सेंटर एटम। दूसरा ये जो लेफ्ट वाला है ये भी √2a वाला डिस्टेंस है, ये भी √2a वाला डिस्टेंस है, दूसरा हो गया। तीसरा रहेगा ये वाला जो फेस है फ्रंट वाला, जिसमें एक एटम रहेगा। तो 6 में से 3 एटम तो आपके a/√2 डिस्टेंस पर हैं, तो बचे हुए 3 ये वाले रहेंगे। सिंपल तरीका यही है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देख लिया था। ठीक है, 3 तो आपके फेस वाले रहेंगे जो a/√2 डिस्टेंस पर है। अब एक ये चौथा है, अगर ये टॉप पर है तो एक बॉटम वाला आ गया, एक लेफ्ट वाला है तो आपके एक राइट वाला जो यहाँ पर रहेगा। इसको मैं ब्लू से बनाता हूँ। देखिए ये वाला भी आपका किस डिस्टेंस पर रहेगा, ये वाली डिस्टेंस √3a/2 वाली डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, √3/2a होगी। ये वाली कहाँ गई, ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस a होती है, और ये डिस्टेंस कितनी है a/√2। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, फिर से a² + a/√2 का स्क्वायर, जो कितनी आएगी √3/2a आएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये वाला हो गया लेफ्ट, ये राइट हो गया, बॉटम हो गया, टॉप हो गया, फ्रंट वाला है, एक पीछे होगा बैक वाला। मैं यहाँ बनाता हूँ, वो भी किस डिस्टेंस पर होगा, इससे √3/2a डिस्टेंस पर होगा। तो टोटल आपके पास कितने एटम्स होंगे जो थर्ड नियरेस्ट होंगे, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी है, √3/2a डिस्टेंस है। अब ये एक क्यूब में है आपके पास कितने 1 2 3 एटम्स। ये जो एटम है ये कितने एटम्स के कितने यूनिट सेल के साथ शेयर्ड रहता है, 8। तो एक यूनिट सेल में आपके पास 3 नियरेस्ट एटम आ गए, थर्ड वाले, थर्ड नियरेस्ट नेबर। ठीक है, 3 आ गए, तो 8 में कितने होंगे 24। ठीक है, दिस एटम इज शेयर्ड विथ 8 एटम्स और 8 यूनिट सेल्स। ठीक है, दिस एटम इज शेयर्ड विथ 8 यूनिट सेल्स, सो थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे, 8 × 3 दैट इज 24। क्लियर है, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे आपके पास 24। हालांकि इतने टफ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, नहीं पूछते हैं
ठीक है, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े कि हाँ किस तरह से हमें अप्रोच करनी है। फर्स्ट और सेकंड तक तो आ ही जाने चाहिए कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। बाकी आगे पूछ ले तो और अच्छी बात है, अगर हमारा क्वेश्चन आता है और हम सही करते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चाहिए तो हम फोर्थ वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ नियरेस्ट नेबर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला जो कितनी डिस्टेंस पर है, 1.41 पर है। फोर्थ नियरेस्ट नेबर, फोर्थ नियरेस्ट नेबर के लिए हम बात कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ के लिए ये है आपका फेस डायगोनल पर कितने होते हैं, 12 होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, √2a है और 12 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये तो थर्ड टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली डिस्टेंस वाले जो एटम्स है वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, फेस वाले, फेस डायगोनल वाले। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेबरिंग नियरेस्ट नेबर्स की फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं तीनों की एक बार समरी बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार समरी फॉर्म में बना लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है अब तक। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। फिर हमने बात की आपके पास, सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जेड। सेकंड हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर रिलेशन, ठीक है। और लास्ट हम देख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए अगर हम बात करें, यूनिट सेल फर्स्ट है आपकी प्रिमिटिव या फिर सिंपल, उसके लिए जेड की वैल्यू होती है 1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका 6 होता है, ठीक है। ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू 2r, और पैकिंग एफिशिएंसी होती है अराउंड 52.4% के आसपास, क्लियर है। सेकंड हम बात करते हैं बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जेड की वैल्यू होती है आपके पास 2, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, रिलेशन होता है बॉडी सेंटर्ड है तो 3√3a इक्वल टू 4r, और पैकिंग एफिशिएंसी होती है अराउंड आपके 68% के आसपास, क्लियर। एफसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेड की वैल्यू होती है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 12, ए एंड आर के बीच में रिलेशन दैट इज √2a इक्वल टू 4r, और पैकिंग एफिशिएंसी होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दैट इज 74%। तो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी आपको कहाँ मिलती है, किस स्ट्रक्चर पर मिलती है, एफसीसी पर, और लोवेस्ट कहाँ मिलती है 52.4% पर। मैक्सिमम वॉइड कहाँ मिलता है, वॉइड परसेंटेज प्रिमिटिव में, और लोवेस्ट वॉइड परसेंटेज कहाँ होता है आपका एफसीसी में। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप सोचो कि मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी की जगह वो मैक्सिमम वॉइड परसेंट या एम्प्टी स्पेस भी पूछ सकता है, तो वो इसमें होगा। तो ये सबसे ज़्यादा डेंस होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, एफसीसी की होगी, कॉम्पैक्ट होगी, सबसे अच्छी पैकिंग होगी किसमें, एफसीसी में, क्लियर है। चलिए ये समरी है, इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एक और टॉपिक दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कि अगर आपको यूनिट सेल की डेंसिटी बतानी हो, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम।
तो हम क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसका होगा, यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्लियर है। मास ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल का मास क्या होता है, ठीक है, ये आपकी यूनिट सेल है। इसका मास क्या होगा, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उसका जो मास होगा वो यूनिट सेल का मास होगा। ऐसा तो नहीं ये जो लाइनिंग है उसका मास होगा, उसका तो होगा नहीं, ठीक है। जो एटम्स इसमें प्रेजेंट है उसका मास होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन यूनिट सेल। मास यूनिट सेल का मास किसका कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कितने एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल में आपके नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इनटू मास ऑफ वन एटम, क्लियर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्लियर है। अब नंबर ऑफ एटम्स को हम लिखते हैं जेड से, जो यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जेड इनटू, अब मास ऑफ वन एटम अपने को निकालना है, तो मास ऑफ वन एटम हम निकालते हैं आपके मोलर मास से, ठीक है। मोलर मास कितना होता है, अगर हम बात करें मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, एक मोल एटम का मास जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो हम कह सकते हैं मोलर मास m इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इनटू Na, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ वन एटम हमारे पास आ जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, मास ऑफ वन एटम, वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, m डिवाइड बाई Na। तो यहाँ से वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो z इंटू एम डिवाइड बाई Na डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na, क्लियर है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम, एम क्या है मोलर मास से, डिवाइड बाय ए क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर क्यूबिक यूनिट सेल नहीं हुई, दूसरी हुई, तो उसका वॉल्यूम आपको लेना है, इनटू Na, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब की जगह आप लिख सकते हो ए इंटू बी इंटू सी, जो भी होगी वॉल्यूम जो भी आपका होगा यूनिट सेल उसके लिए ABC इंटू Na, लेंथ विड्थ और हाइट सब आ जाएगी उसमें ABC में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं यूनिट सेल के लिए। Z स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, M स्टैंड्स फॉर मोलर मास, ठीक है। ABC आपकी क्या है, वॉल्यूम है। एक और चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम A क्या है आपकी एज लेंथ, A इक्वल टू एज लेंथ, और एज लेंथ जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए आपके, इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको लेनी है। हो सकता है आपको पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दी हुई हो, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, क्लियर है। Na 6 इंटू 10⁻23 मोलर मास, जो भी आपको दिया गया एटम रहेगा, जिंक है, कॉपर है, सोडियम है, मैग्नीशियम, जो भी दिया रहेगा उसका मोलर मास आपको लेना है। जैसे सोडियम का 23 हो गया, मैग्नीशियम का 24 हो गया, इस तरीके से जेड नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। और डेंसिटी आपको इसमें लेनी है
डेंसिटी लेनी है आपको ग्राम पर ml में या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपको लेनी है डेंसिटी को। क्लियर है? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। m स्टैंड फॉर मोलर मास, जैसे मैग्नीशियम दे दिया तो उसका मोलर मास कितना होगा 24 ग्राम पर मोल, तो वो आपको 24 ही लेना है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, तो ये है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे इस बारे में। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए मेटल एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम। एक मेटल एटम में उसकी रेडियस आपको आर दी हुई कितनी 2 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड। देखिए, क्यूबिक क्लोज पैक्ड को ही हम एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, सेम ही होता है। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालना है इन सेंटीमीटर क्यूब में ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो आपको एक यूनिट सेल का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ अगर हम देखें तो क्यूबिक आपका क्या है, यूनिट सेल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सिंपल कितना होता है ए क्यूब। अब आपको ए तो दिया हुआ है नहीं और आपको दिया हुआ है आर, तो आपको पता होना चाहिए ए और आर में क्या रिलेशन होता है, किसके लिए, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो हमें पता है कि √2a किसके इक्वल होता है, 4r के इक्वल होता है। किसमें, एफसीसी लेटिस में। एफसीसी लेटिस में क्या होता है, इस टाइप से डायग्राम बनता है आपके फेस पे। ठीक है, फेस डायगोनल पे, तो ये √2a होता है और इसकी वैल्यू होती है 4r के इक्वल। ठीक है, तो √2 इक्वल टू 4r, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है आपकी, इसको हम लिख सकते हैं 2√2r। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, तो जो वॉल्यूम आएगा ऑफ यूनिट सेल वो कितना आएगा 2√2 इंटू आर। आर की वैल्यू हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 उसका क्यूब। ठीक है, सॉरी 2√2 हो गया इंटू आर हो गया, इस टोटल पूरे का क्यूब करना है आपको। क्लियर है? चलिए, तो 2 का क्यूब यहाँ से होगा 8, 2 का क्यूब यहाँ से होगा 8, तो 8 इंटू 8 तो हो गया 64 इंटू √2 का क्यूब करेंगे, तो √2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू √2। क्लियर है? उसके बाद 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 24। ठीक है, ये वॉल्यूम किस में आ रहा है आपके, सेंटीमीटर क्यूब में ही आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में इसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है ना? चलिए, तो 64 इंटू 2 कितना होता है आपके पास 128 इंटू √2 होता है आपके पास 1.414 के आसपास इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। अब देखिए, कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, पूरी कैलकुलेशन करने लगेंगे। अपने को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, अप्रोक्स आंसर निकालना है। आप क्या करो, थोड़ा सा इसको कम कर दो और थोड़ा सा इसको बढ़ा दो। अप्रोक्स आंसर निकालने के लिए इसको मैं 130 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 1.4। आंसर में कोई ज़्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ये पॉइंट हटेगा, ये 0 कैंसिल होगा, तो 14 इंटू 13 कितना होगा 14 इंटू 3 42, 4 14 प्लस 4 18, तो 182 सिंपल। ये कितना आएगा अराउंड 182 के आसपास इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, तो इसका आंसर लगभग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपका फाइनल आंसर वॉल्यूम का। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और दिया है मैंने। इन ऑर्थोरोम्बिक लैटिस ऑफ सल्फर ए, बी और सी की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, अभी आपका क्यूबिक लैटिस नहीं है, कौन सा लैटिस है, ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है। इसके लिए आपको ए, बी और सी तीनों की वैल्यू डिफरेंट दी हुई है।
ठीक है। दिस यूनिट सेल कंटेन्स 128 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है। मतलब इसके एक यूनिट सेल में कितने एटम है, 128 एटम, मतलब जेड की वैल्यू क्या है, 128 है, ठीक है ना। जेड की वैल्यू कितनी है, 128। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये मत डाउट रखना कि जेड की वैल्यू तो हमने 1, 2 या 4 ही पढ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने जो दिया है वो अपने को मानना है, ठीक है। चलिए 128 एटम्स ऑफ सल्फर जिसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है 32, कैलकुलेट द डेंसिटी। सिंपल, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम मोलर मास अपॉन ए क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी सी इंटू एन ए, क्लियर। और ए बी सी की वैल्यू किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो 128 इंटू मोलर मास है आपका 32, जो ग्राम में उसको ग्राम में ही लिखना है, ठीक है। 1 मोल का मास लिखना है आपको। ए की वैल्यू होगी 10 इंटू 10.46 इंटू बी की वैल्यू है 12.87 इंटू सी की वैल्यू है 24.49 इंटू 10⁻⁻10 सब में आएगा। एंगस्ट्रॉम है तो हमने सेमी बदलेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻8। तो 10⁻⁸ -8 कितना हो जाएगा, 10⁻24, क्लियर। इंटू एन ए दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो देखिए हो सकता है आपको लगे लेंदी है, बस अगर एग्जाम में देगा तो ये वैल्यू को क्या कर देगा, वो थोड़ा सा इजी कर देगा आपके लिए। बाकी आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे अपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज जेड इक्वल टू 2.075, जेड की वैल्यू नहीं, डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी 2.075 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए, ओके। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके तो आज हमने एफसीसी लेटिस के बारे में बात किया, उसका एनालिसिस किया, उसके लिए जेड की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ए और आर में रिलेशन निकाला, फिर तीनों को हमने समराइज किया सिंपल, आपके बॉडी सेंटर और फेस सेंटर तीनों के लिए। ध्यान रखनी है, समरी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा डेंसिटी, अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट से तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। एबीसी यूनिट्स जो होती है वो किस में लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें और कोई भी ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है, बट यूनिट का ही आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और जो भी आपकी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।